तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको एडवांस में इन्फॉर्म भी कर दिया था। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? आज की क्लास में बेटा हम लोग ऑडिट की आरटीपी करने वाले हैं, जो सितंबर 2025 अटेम्प्ट की है। ठीक है। सबसे पहले आप सब जानते हैं हर आरटीपी में पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ही होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में केस स्टडी अपने को पढ़नी पड़ती है, बट माय एडवाइस वुड बी, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, कि आप एग्जाम में जब इस केस स्टडी को करने जाओ तो पहले एक बार आप क्वेश्चंस को रीड कर लेना। क्वेश्चंस को रीड करके केस स्टडी करोगे तो थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए, तो इसी अप्रोच से ये वाली केस स्टडी भी हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या है? द प्रीवियस ऑडिटर्स वीर एंड कंपनी डिड नॉट रिप्लाई टू द कम्युनिकेशन ऑफ मोहन एंड एसोसिएट। अब सोचिए, केस स्टडी नहीं भी पढ़ूंगा तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। प्रीवियस ऑडिटर ने रिप्लाई नहीं किया, मोहन एंड एसोसिएट ने कोई कम्युनिकेशन करी होगी, प्रीवियस ऑडिटर ने रिप्लाई नहीं किया। पूछ रहा है विच फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इज नॉट फॉलोड बाय देम। बताओ उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया। अभी आंसर नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। बट मेरे को आंसर, मैं सच बता रहा हूँ, बिना केस स्टडी पढ़े भी पता है कि उस क्वेश्चन में मुझे क्या आंसर लिखना है। और आई एम श्योर कि आप लोगों को भी पता रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है बोर्ड पर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है बोर्ड पर देखिए। ऑडिटर डिड नॉट कैरी आउट एनी अदर ऑडिट प्रोसीजर टू जस्टिफाई मैनेजमेंट ट्रीटमेंट ऑफ सेट टैक्स मैटर अंडर अपील इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज लैकिंग प्रोफेशनल पूछ रहा है। बिहेवियर। व्हाट इज लैकिंग, वो पूछ रहा है क्या लैकिंग है ऑन पार्ट ऑफ ऑडिटर इन सच अ सिचुएशन। क्या लैकिंग है, देखेंगे भैया क्या लैकिंग है। केस स्टडी पढ़े बिना तो हम कर नहीं पाएंगे ना। केस स्टडी पढ़े बिना तो हम कर नहीं पाएंगे, हम देखेंगे क्या लिखेंगे। अगला क्या चीज बोल रहा है देखिए। मिस्टर ए वॉज रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज टू द सेमी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छी बात है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ थ्रेट। अब आप सब जानते हैं इंडिपेंडेंस को कई तरह की थ्रेट होती है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट। तो वो पूछ रहा है कौन सी थ्रेट है दैट में बी इन्वॉल्व इन एक्सेप्टेंस ऑफ सच एन एंगेजमेंट। देखेंगे भैया। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फटाफट फटाफट क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। मिस्टर राज इज कॉन्फिडेंट दैट इन्वेस्टमेंट मेड बाय हिम इज कंप्लीटली सिक्योर एंड देर इज नो रिस्क ऑफ लॉस। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। वो बोल रहा है भैया मेरी इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल सेफ है, लॉस का कोई रिस्क ही नहीं है। देखेंगे कुछ तो होगा, नहीं होगा, क्या होगा, भगवान मालिक है भैया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। मिस्टर ए वॉज प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट एंड ऑडिट फाइल। तो मतलब ये ऐसे 230 का क्वेश्चन होना चाहिए शायद, इन फिजिकल पेपर, बिलीविंग इट इट इज कंपल्सरी टू डू सो। अच्छी बात है। इज मिस्टर एज अंडरस्टैंडिंग करेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ ऑडिट फाइल। चलिए, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब केस स्टडी पर आते हैं। अब केस स्टडी पर आते हैं। केस स्टडी क्या बोल रही है। मोहन एंड एसोसिएट वर ऑफर्ड द स्टेट्यूटरी ऑडिट। उनको स्टेट्यूटरी ऑडिट दी गई थी। वर ऑफर्ड द स्टेट्यूटरी ऑडिट। उनको क्या दी गई थी बच्चों? स्टेट्यूटरी ऑडिट दी गई थी। क्या दी गई थी? स्टेट्यूटरी ऑडिट दी गई थी ऑफ सेमी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। अच्छी बात है। ये ऑडिटर है, ध्यान रखिए, मोहन एंड एसोसिएट। इन लाइन विद प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट द फर्म कम्युनिकेटेड विद आउटगोइंग ऑडिटर वीर एंड कंपनी to inquire whether they were professional or other reasons that would preclude them from accepting the appointment. However, no response was received from Veer and Company. Veer and Company से response नहीं आया। अब वीर एंड कंपनी से रिस्पांस नहीं आया, उसी पे याद करो पहला एमसीक्यू था कि हमने प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट किया था पर उसने रिप्लाई नहीं किया। अब देखो मेरी बात सुनना। आपने प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट किया और प्रीवियस ऑडिटर ने रिप्लाई नहीं किया। देखो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है अपना काम अनबायस्ड वे में करना। ये चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है जिसमें एथिकल प्रिंसिपल्स हैं ऑडिट के। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अपना काम ऑनेस्टी से करना। प्रीवियस ऑडिटर ने रिप्लाई नहीं किया, इसमें ना कोई अनबायस्ड की कोई बात है ना कोई ऑनेस्टी की बात है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है अपना काम स्किल एंड नॉलेज से करना। तो यहाँ पे कोई स्किल एंड नॉलेज की भी बात नहीं हो रही। प्रीवियस ऑडिटर ने अपना रिप्लाई नहीं दिया, मतलब प्रीवियस ऑडिटर का बिहेवियर प्रोफेशनल नहीं है। कोई आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, तो एज अ प्रोफेशनल आपकी ड्यूटी आप रिप्लाई करें। आपका बिहेवियर यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं माना जा सकता। तो करेक्ट आंसर वुड बी सी, दैट बिहेवियर इज नॉट प्रोफेशनल। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। आगे बढ़ते हैं।
आगे की केस स्टडी क्या बोल रही है? ड्यूरिंग द ऑडिट मिस्टर या पार्टनर ऑफ मोहन एंड एसोसिएट रिलाइड सोलली ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। सिर्फ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर पे रिलाई कर लिया, ये तो गलत है भाई। क्यों गलत है? आप सब जानते हैं ऑडिट में हमारी ड्यूटी क्या होती है, क्या लेना? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है, टू सपोर्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टैक्स मैटर दैट वर अंडर अपील एंड नो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स वर परफॉर्म। बोले कोई एडिशनल प्रोसीजर भी नहीं लगाए टू वेरीफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट ट्रीटमेंट ऑफ दीज मैटर विच में रेज कंसर्न्स रिगार्डिंग सफिशियंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। मतलब जो मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दिया उस पर विश्वास कर लिया, ना कोई एडिशनल प्रोसीजर लगाए, ना कोई एडिशनल एविडेंसेस लिए। अब याद करो, इस पर भी एक क्वेश्चन था, सेकंड नंबर वाला, क्या बोल रहा था? द ऑडिटर डिड नॉट कैरी आउट एनी अदर ऑडिट प्रोसीजर टू जस्टिफाई मैनेजमेंट ट्रीटमेंट ऑफ सेट टैक्स मैटर अंडर अपील इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज लैकिंग? लैकिंग क्या है ऑन पार्ट ऑफ ऑडिटर? देखो अब मैं बताता हूं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब होता है? अपना काम अलर्ट माइंड से करना, अपना काम अलर्ट माइंड से करना, एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड होना। लॉजिकली सोचो तो यहां पे आपका एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड नहीं है। क्वेश्चनिंग माइंड क्या बोलता है कि भाई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, क्या पता झूठ दे रहा हो, क्या पता सच नहीं बोल रहा हो, तो मेरे हिसाब से यहाँ क्वेश्चनिंग माइंड नहीं है। बट ऑडिट में इतना जल्दी एक ही ऑप्शन को देखकर आंसर नहीं कर सकते, बाकी ऑप्शंस को भी रूल आउट करना पड़ता है, समझना। ऑडिट में आप इतना जल्दी सवाल नहीं कर सकते भैया, बाकी ऑप्शन को रूल आउट करना पड़ेगा। तो अगला है ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। हाँ भाई देखो, अब ऑब्जेक्टिविटी तो अनबायस्ड है, यहाँ पे बायस्ड और अनबायस्ड की कोई बात नहीं हो रही, तो ये गलत है। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की भी मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं हो रही। प्रोफेशनल बिहेवियर से रिलेटेड भी कोई बात नहीं। देखो प्रोफेशनल बिहेवियर थोड़ी होता है ये कि आपने जाके सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लिए नहीं लिए, इसका प्रोफेशनल बिहेवियर से कोई रिलेशन नहीं है। इसका पूरा रिलेशन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से। आपका क्वेश्चनिंग माइंड नहीं था, मैनेजमेंट ने जो बोला वो मान लिया, मैनेजमेंट ने जो बोला वो मानना गलत था। आगे बढ़िए, अगला पार्ट क्या बोल रहा है? एस सिमी प्राइवेट लिमिटेड हैड रिसेंटली अपॉइंटेड अ न्यू अकाउंटेंट हु लैक्ड एडिक्वेट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कंपनी ने कोई नया अकाउंटेंट बनाया था जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं आते थे एप्लीकेबल टू द कंपनी। द मैनेजमेंट रिक्वेस्टेड ए को बोल रहा है भाई तू हेल्प कर दे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, सोचना दिमाग लगाना, सोचना दिमाग लगाना। दिमाग लगाओगे तो जो चीज मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आएगी। ऑडिटर है मोहन एंड एसोसिएट, उस फर्म में ए पार्टनर है, फर्म के पार्टनर को बोल रहा है कि तू हमारी अकाउंटिंग में मदद कर दे। अब लॉजिकली सोचो, अकाउंटिंग कौन कर रहा है? मान लो मिस्टर ए। करनी नहीं चाहिए वैसे, क्यों नहीं करनी चाहिए वही तो पूछ रहा है सवाल। बाद में जाके ऑडिटिंग भी कौन करेगा? ए। तो अपना किया हुआ काम खुद ए को ही चेक करना पड़ेगा, पहले तो अकाउंटिंग भी कर लेगा फिर ऑडिटिंग भी कर लेगा। तो अपने ही काम के चेक करने को बोला जाता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो अब यहां पे पूछा क्या था क्वेश्चन ने, याद है? कि अगर ए अकाउंटिंग में मदद करेगा तो इंडिपेंडेंस को कौन सी थ्रेट क्रिएट होगी? ए वॉज रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस टू सिमी प्राइवेट लिमिटेड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ थ्रेट। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट का है, सोचना भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है सेल्फ रिव्यू थ्रेट का है, कुछ सोचना भी नहीं है कि अपन इसमें कुछ सोचने जाए माथा लगाए, नहीं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, बात खत्म। कोई और थ्रेट हो ही नहीं सकती यहां पर, कोई और थ्रेट यहां पर हो ही नहीं सकती। चलिए केस स्टडी को आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हो रहा है केस स्टडी में। मीन वाइल मिस्टर राज, क्या बोल रहा है? मीन वाइल मिस्टर राज, एन इन्वेस्टर इन सिमी प्राइवेट लिमिटेड प्लेस्ड फुल रिलायंस, ओहो, on the audited financial statement, believing they indicated a strong financial position. He assumed audit guaranteed safety. नहीं भैया, गलत बात। चैप्टर नंबर 1 ऐसे 200
ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। क्योंकि ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, तो ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो रीजनेबल होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है। ऑडिटर गारंटी नहीं दे सकता। ही अज्यूम्ड ऑडिट गारंटेड, गलत अजम्पशन है। इसी पर एक क्वेश्चन था, आपको याद हो तो। इसी पर एक क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन कौन सा था, फोर्थ वाला। राज इज कॉन्फिडेंट दैट इन्वेस्टमेंट मेड बाय हिम इज कंप्लीटली सिक्योर एंड देयर इज नो रिस्क ऑफ लॉस। गलत अजम्पशन लिया है भाई। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस, गलत बात। Audited financial statement provide reasonable assurance. It does not guarantee complete accuracy. Absolutely correct. So the correct answer would be B. ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक बात है, बहुत इजी एमसीक्यू था। लास्ट लास्ट देखते हैं, केस स्टडी में कुछ और लिखा है क्या पहले? क्या केस स्टडी में कुछ और है? एक लाइन और है। While finalizing the audit documentation, Mr. A prepared working paper in physical form under the belief that paper documentation was mandatory। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी है, वो ठीक है, वो सही बोल रहा है, उसमें कोई गलती नहीं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये पढ़ना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी होता है भैया, ये तो सही बोल रहा है बंदा। अब एमसीक्यू क्या पूछ रहा है? ए वॉज प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट एंड ऑडिट फाइल इन फिजिकल फॉर्म बिलीविंग इट इज कंपल्सरी टू डू सो। यस, ऑडिट फाइल बनाना कंपलसरी है, वो ठीक है, लेकिन क्या फिजिकल फॉर्म में बनाना कंपलसरी होता है? नो। ऑडिट फाइल की डेफिनेशन ही यही है, वन और मोर फोल्डर्स कंटेनिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट वेदर इन फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो मैंडेटरी बनाने हैं, पर बनने को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बन सकते हैं भैया, फिजिकल फॉर्म नहीं मैंडेटरी होती है। इज मिस्टर एज अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्म। ऑडिट फाइल शुड बी केप्ट इन बोथ फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। नहीं, ये बोल रहा है दोनों में ही रखनी है। नहीं, दोनों में क्यों रखनी है, कोई भी एक में रखो। शुड बी केप्ट इन फिजिकल फॉर्म ओनली, गलत बात। ऑडिट फाइल में बी केप्ट इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सही बात। ऑडिट फाइल शुड बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओनली, अगेन गलत बात। सो करेक्ट आंसर वुड बी सी। तो यहां पर आकर अपने सारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। ऑडिट के एमसीक्यूज, अगर आपकी ऑडिट की नॉलेज स्ट्रांग है, कभी भी गलत नहीं होते। सबसे ज्यादा स्कोरिंग एमसीक्यू का किसी सब्जेक्ट में है तो ऑडिट में है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी है। पहले मुझे बताइए स्टूडेंट, आपको ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फटाफट बोलिए यस और नो, जल्दी बताइए। एक बार रिप्लाई यस सर। चाहूंगा। ठीक है। अच्छा, अब सर मुझे एक बात बताइए, कुछ जनरल एमसीक्यूज और हैं, अभी तो हमने केस स्टडी वाले किए हैं। तब जनरल एमसीक्यू में तो क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तभी होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर एमसीक्यू करते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पढ़िए। While auditing Happy Private Limited, CAM reviews large number of invoices collected by the audit team. However, noticing that only a few have third-party confirmation, CAM reminds that team that simply having more document does not secure strong audit evidence and explain the reliability or quality matters too. वो बोल रहा है कि इन्वॉइसेस तो बहुत सारे थे, आपने थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लिया नहीं। तो सीएएम अपनी टीम को समझा रहा है, बोले सिर्फ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की क्वांटिटी होना काफी नहीं है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी बात है। व्हाट सीएएम इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन द गिवन सिचुएशन, देखते हैं। सफिशिएंसी रिलेट्स टू क्वालिटी, गलत बात। सफिशिएंसी रिलेट्स टू क्वांटिटी। अगेन कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये? वैसे तो ऐसे 500 का क्वेश्चन है, लेकिन ये बात मैंने आपको चैप्टर 1 के बेसिक्स में भी पढ़ाई है। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स आर ऑलवेज सफिशिएंट, गलत बात। इंटरनल डॉक्यूमेंट हमेशा सफिशिएंट नहीं होते हैं। मोर डॉक्यूमेंट्स मीन बेटर ऑफ एविडेंस। देखो वैसे तो ठीक बोल रहा है, मोर डॉक्यूमेंट मीन्स बेटर एविडेंस, वो बेटर होगा ये जरूरी नहीं है। आप हमेशा ज्यादा एविडेंस लेके काम नहीं चला सकते, क्वालिटी भी तो चाहिए। ठीक है, वैसे मोर एविडेंस होना अच्छी चीज है, पर सिर्फ मोर एविडेंस होने से काम नहीं चलेगा, यू नीड क्वालिटी ऑल्सो। ये पूछ रहा है व्हाट सीएम इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, तो सीएम तो क्वालिटी का ही महत्व समझाना चाह रहा है ना। सिर्फ मोर होने से तो कैसे काम चलेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी मैं नहीं करूंगा। सफिशिएंसी रिलेट्स टू क्वांटिटी, बिल्कुल ठीक बात है।
एप्रोप्रिएटनेस रेफर्स टू क्वालिटी, बिल्कुल वो अपने स्टाफ को यही समझा रहा है कि सफिशिएंसी भी चाहिए और एप्रोप्रिएटनेस भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। तो करेक्ट आंसर वुड बी डी। अगले क्वेश्चन पर आइए, एमसीक्यू पे। इजी एमसीक्यू है बड़ा, खुद बता रहा है ऐसे 560 के अकॉर्डिंग काम करना है, तो ठीक है भैया। ऐसे 560 क्या था याद है? सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट कौन से इवेंट होते थे? जो बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होते थे। और उसके अलावा उसमें वो फैक्ट्स भी आते थे दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब याद याद करो, एक प्रोविजन याद दिलाता हूं। अगर ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई इवेंट का पता चलता है, कोई फैक्ट का पता चलता है, तो ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कोई प्रोसीजर लगाने की। ऑडिटर हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई एनी प्रोसीजर। लेकिन याद है अपन ने पढ़ा था, इफ द फैक्ट इज सच दैट had it been known to auditor earlier, it would have caused him to amend his audit report। बोले अगर फैक्ट ऐसा होता जो पहले ही पता चल जाता, तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट अमेंड करनी पड़ती। तो उस सिचुएशन में लॉ क्या बोलता था, क्या करना पड़ेगा? डिस्कस द मैटर विद टीसीडब्ल्यू जी। जाके टीसीडब्ल्यू जी से मैटर डिस्कस कीजिए, मैनेजमेंट से जाके मैटर डिस्कस कीजिए, एंड डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट। इफ यस, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो हाउ मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस द मैटर। उसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है। तो एज पर ऐसे 560, व्हेन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की बात हो रही है, आर इशूड, अ फैक्ट बिकम्स नोन टू ऑडिटर दैट had it been known to auditor at the date of audit report, मेरी रिपोर्ट अमेंड करता, may have caused auditor to amend report, the auditor shall, बोल रहा है ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा। नहीं भाई, ओपिनियन थोड़ी मॉडिफाई करेगा। ये बिल्कुल ठीक है। डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। एंड डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। सी और डी भी पढ़ रहा हूँ। नोटिफाई शेयर होल्डर, ऐसी कोई बात स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा। विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट, ऐसी भी कोई बात स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा। तो डायरेक्टली कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट एंड डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट एमसीक्यू आ रहा है 8th। लास्ट एमसीक्यू आ रहा है 8th, बड़ा इजी है, दिमाग लगाना। सुप्रिया हैज टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक प्लेजिंग हर एनएससी। सुनो मेरी बात, मैंने आपको बताया था एनएससी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर किसी लोन को अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिया जाता है और एडिक्वेट मार्जिन है, याद करो इसमें क्या क्या आता था। लोन या तो अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जैसे केवीपी, आईवीपी, एनएससी। एफडी के अगेंस्ट लोन है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अगेंस्ट लोन है, तो उसे एनपीए में नहीं क्लासिफाई करते हैं, आर नॉट क्लासिफाइड एज एनपीए। उनको एनपीए में क्लासिफाई नहीं करते हैं, प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन होना चाहिए बस। प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल। मार्जिन मतलब अगर 1 करोड़ की सिक्योरिटीज हैं, तो लोन 1 करोड़ का नहीं होना चाहिए, मे बी 70 लाख का हो, मे बी 80 लाख का हो। 10-20% का एक एडिक्वेट मार्जिन रहना चाहिए। तो सुप्रिया हैज टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक बाय प्लेजिंग अर एनएससी विच इज एलिजिबल फॉर सरेंडर। लोन अकाउंट करेंटली शोज नो साइंस ऑफ रीपेमेंट डिले एंड बैंक कंफर्म्स दैट एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट। लेकिन टेक्निकली वो ओवरड्यू है, मतलब डिफॉल्ट हुए होंगे, लोन हैज टेक्निकली बिकम ओवरड्यू। हाउ शुड द बैंक क्लासिफाई दिस लोन? विल नॉट बी क्लासिफाइड एज एनपीए। क्यों नहीं कर रहा हूं क्लासिफाई? क्योंकि एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है। आंसर मुझे पहले ही पता है, अब मुझे वो ऑप्शन देखना है जिसमें ये बात लिखी है जो मुझे पता है। Account must be classified as NPA. Wrong. Account should not be classified as NPA since the adequate margin is available in account. Absolutely correct answer है। सी ऑप्शन भी पढ़ता हूं, must be written off। रिटर्न ऑफ काय बात का करेंगे? डिपेंड्स ऑन हाउ बोरोअर रीपेमेंट हिस्ट्री। कोई रीपेमेंट हिस्ट्री नहीं देखनी, कहीं नहीं लिखा रीपेमेंट हिस्ट्री देखो, फालतू बात। अकाउंट शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज एनपीए सिंस एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट।
यहां पर आकर हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर का खत्म होता है। मुझे पहले ये बताइए, मल्टीपल चॉइस के पार्ट में किसी को डाउट है? बी वेरी क्विक अबाउट इट। नो सर। डाउट है, बिंदास पूछिए, मन में मत रखिए। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर ऑडिट में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो करने की अप्रोच क्या रहेगी, बताइए। प्रोविजन फैक्ट्स कंक्लूजन। प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन। पर ऑडिट के अंदर मैंने एक चीज क्या बताई है कि अगर कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो क्या करना चाहिए, बताइए। लास्ट की 2 लाइन पढ़ना। लास्ट की पहले दो लास्ट लाइन की पढ़ दो लो। तीन लाइनें पढ़ के ये समझ लीजिए, 99% क्वेश्चंस में लास्ट की 2-3 लाइन पढ़ के ही पता चल जाता है क्वेश्चन में करना है क्या। इससे फायदा ये होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है। मैंने अलग से इसकी एक क्लास बना के भेजी है आपको, उसको जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है। चलिए, पेपर में पूरा गाइड करा है मैंने कैसे गो अबाउट करना है, करोगे ऑडिट में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। मिनी एंड एसोसिएट सिंपल, एक बात बोलता हूँ, ऑडिट देख के हमें डर लगता है, हम घबराते हैं, अरे यार क्या होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी पढ़ाई पर कॉन्फिडेंस रखिए कि यस वी कैन डू इट। आज एग्जाम का एंड टाइम आने वाला है, यस वी कैन डू इट इज द ओनली अप्रोच, ओनली मंत्रा दैट यू नीड टू हैव। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, दैट इज द ओनली मंत्रा। मेरे से नहीं होगा, मेरा ये बाकी है, मेरे को ये नहीं हो रहा है, ये मत सोचिए। जो हो रहा है उसको अच्छे से करिए। 50 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होती, हम इतने गए गुजरे नहीं हैं। अपने पे विश्वास रखिए, हम पर विश्वास रखिए, 50 नंबर आ सकते हैं। लास्ट में कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, बल्कि मैक्सिमाइज, रिवीजन को मैक्सिमाइज करने पे फोकस रखना है। आइए, मिनी एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट वर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ सिन लिमिटेड। क्या मैं इतनी मेहनत करूंगा सवाल पढ़ने की? नहीं, मैं नहीं करूंगा। पहले मैं लास्ट 2-3 लाइंस पढ़ूंगा। चाहते क्या है, इनकी चाहत क्या है। अब देखो, चाहत पढ़ो। दीज मैटर्स वर ब्रॉट टू द टेंशन ऑफ मैनेजमेंट, जो भी, हाउएवर मैनेजमेंट आर्ग्यूड दैट दीज इश्यूज फॉल आउटसाइड ऑडिटर्स स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेदर मैनेजमेंट कंटेंशन इज करेक्ट, करेक्ट है नहीं करेक्ट है वो तो देखेंगे। पर मुझे बताओ, लास्ट लाइन पढ़ के टॉपिक समझ में आया क्या? अगर आया तो सर को आंसर जरूर करना, सर का दिल खुश हो जाएगा। बताओ, टॉपिक समझ में आया किसी को लास्ट लाइन पढ़ के? बोलो, बोलो, बोलो। बेटा, ऐसे 200 का क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ ऑडिट का, कवरेज एरिया, ऑडिट में स्कोप में क्या आता है क्या नहीं आता। अच्छा, मुझे कोई बताएगा स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या चीजें चेक करनी होती थी, पहले बताओ। क्या क्या कवरेज चेक? ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। वेरी गुड। एक तो कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी करना है। कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, एंटिटी से जुड़ी सारी बातें चेक करनी है। एंटिटी से जुड़ी सारी बातें चेक करनी है, कुछ नहीं छोड़ना। एक था, हमें इवेलुएट करनी है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, करेक्टनेस, सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये अपने को चेक करना होता था। एक अपने को क्या चेक करना होता था, डिस्क्लोजर सारे हो गए हो जो होने चाहिए, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया हो। एक अगर आपको याद हो तो हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई हैं और अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है, ये भी चेक करना होता था। और एक हमारी स्कोप ऑफ ऑडिट में ये आता था कि हमें जो चेक करना है वो सिर्फ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करनी है। बताओ, याद आ गया? जल्दी बोलो। यस सर। मैं देखो, मैं अपना हैबिट फिक्स रखा हूं। मैं पहले आपको हल्का सा प्रोविजन याद दिलाऊंगा जो उस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, फिर वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो मैंने प्रोविजन तो याद दिला दिया ना जी सर, आपने दिला दिया। अब क्वेश्चन करो। मिनी एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट वर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ CIN लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी ड्यूरिंग ऑडिट। CA मिनी, a partner of the firm, noticed the following: company has several ongoing project but only selected revenues have been reported। प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, सबका रेवेन्यू नहीं दिखा रहे। मुझे बताओ, सबका रेवेन्यू नहीं दिखा रहे तो क्या हमारी इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी? नहीं होगी। करेक्ट होगी? नहीं होगी। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ो। अगला पॉइंट पढ़ो, क्या बोल रहा है? सेवरल एक्सपेंसेस वाउचर आर ईदर मिसिंग, मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है, डेटा मिसिंग है।
मिसिंग है तो अगेन रिलायबल नहीं है डेटा। कंपनी हैज चेंज इट्स डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू डब्ल्यूडीवी विदाउट एडिक्वेट डिस्क्लोजर, क्लियर लिखा है, डिस्क्लोजर नहीं कर रहे। मुझे बताओ ये सब चीजें तो ऑडिट की स्कोप का पार्ट होती हैं या नहीं होती हैं? होती हैं। अभी हमने देखा डिस्क्लोजर आपको चेक करना है, इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी आपको चेक करनी है। तो अगर वाउचर मिसिंग है या आपने सेलेक्टेड रेवेन्यू दिखाया है तो इंफॉर्मेशन रिलायबल भी नहीं है। और जब आपने चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन डिस्क्लोज नहीं किया मतलब डिस्क्लोजर भी नहीं है। तो मैनेजमेंट बोल रहा है दीज इश्यूज फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप जब कंक्लूजन लिखोगे तो क्या लिखोगे? नहीं साहब, मैनेजमेंट का जो कंटेंशन है वो करेक्ट नहीं है, मैनेजमेंट जो कह रहा है वो करेक्ट नहीं है। तो एक छोटा सा कंक्लूजन मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ इस क्वेश्चन में? कंक्लूजन लिखना पड़ेगा भैया इस सवाल में। कंक्लूजन क्या लिखोगे? कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट करेक्ट, contention of management is not correct because examining reliability of information, because examining reliability of information and proper disclosure and proper disclosure is an important part of is an important part of scope of audit, is an important part of scope of audit। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो भाई। यस सर। बहुत बढ़िया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लास्ट 2 लाइंस पढ़ लूं क्या? पहले बोलो मजा आ जाए। लास्ट 2 लाइंस पढ़ लूं? पढ़ लो सर। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ एडिक्वेट प्लानिंग इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मुझे बताओ क्या ये ऐसा सवाल है जिसमें हमको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत है? बोलो, अरे बोलो। नो सर। नहीं नो सर। है। अब हो गया, मेरा टाइम बच गया, खटैक से सवाल हो गया। ऐसे 300 का सवाल है, प्लानिंग के एडवांटेजेस लिखने हैं। चलो चलो, मुझे बताओ प्लानिंग के क्या क्या एडवांटेज होते थे? तुम्हें लिखाए हैं मैंने। सर हम पता लगा सकते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट, पहला एडवांटेज, और उसको प्रॉपर अटेंशन दे पाएंगे। दूसरा एडवांटेज था प्रॉब्लम्स पता चल जाएंगे और रिजॉल्व कर पाएंगे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो भविष्य में आ सकती हैं, मैंने तुम्हें बता रखी हैं। ऑडिटर ऑडिट को ज़्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में करके आएगा। बच्चे पूछते हैं सर सारे पॉइंट लिखने हैं क्या? सारे लिखना, ये मत देखना सवाल 3 नंबर का है या 4 नंबर का है, पहले ही बोल रहा हूँ। सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम कर पाओगे। कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस है, एग्जैक्ट लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस नहीं है, ध्यान रखिए, ये कीवर्ड्स ही लिख रहा हूँ। सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम कर पाओगे एज पर कैपेबिलिटी। और मैंने बताया था आप प्रॉपर डायरेक्शन एंड सुपरविजन एंड रिव्यू कर पाओगे। डायरेक्शन, रिव्यू, सुपरविजन कर पाओगे अपनी एंगेजमेंट टीम के वर्क का, अगर आप ऑडिट प्लान करके काम करोगे। और लास्ट था कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क भी अच्छे से हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क भी अच्छे से हो पाएगा अगर आप अपना काम प्लानिंग करके करोगे। बताओ जी बताओ, आया नहीं आया? आया नहीं आया? फटाफट बोलो स्टूडेंट्स। बिल्कुल आ यस गया सर। सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 का सवाल आ गया। अब बताओ क्या करूं, पहले सवाल पढ़ूं या पहली आखिरी 2 लाइनें पढ़ूं? लास्ट की 2 लाइनें। हाँ, लास्ट की 2 लाइनें। अच्छा, गया सवाल तेल लेने। डिस्कस द मैटर्स ऑडिटर में कंसिडर इन डिटरमाइनिंग एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सर मुझे देख के बता सकता है कोई चैप्टर नंबर 3 में ये टॉपिक कौन सा है? मैं रुक जाऊंगा, पर सीरियस वे में अपनी बुक से देखना है, ये नहीं जाके सजेस्टेड आंसर को चीटिंग मार लिया। पूछ रहा है कौन से मैटर्स को ध्यान में रखते हुए एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिसाइड होता है। आप सब जानते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का पार्ट है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हमने ऐसे 330 में पढ़े हैं, तो ऐसे 330 से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। नाउ आई एम वेटिंग, नाउ आई एम वेटिंग, कौन बताएगा मुझे कौन से फैक्टर से क्वेश्चन होना चाहिए?
कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देखकर एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिसाइड हो रहा है? कोई एक फैक्टर बता दो मेरे को नोट से देख के, बाकी सर लिख देंगे। क्या मानस? frequency of performance of यस, वेरी control. गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो अब थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, इतना भी आलसीपना क्यों करें, एक बार केस स्टडी तो पढ़ लें। ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ एपेक्स लिमिटेड, ऑडिटर प्लान्स टू प्लेस रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रोसेस। रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल पे आप रिलाई करना चाहते हो जो अच्छे लग रहे हैं, विच अपीयर वेल डिजाइंड बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी असेसमेंट। हाउएवर, ड्यू टू मटीरियलिटी ऑफ रेवेन्यू एंड इनहेरेंट रिस्क देखते हुए, द ऑडिटर कंक्लूड ज्यादा रिलायबल एविडेंस चाहिए, मोर परsuasive यानी मोर reliable audit evidence is needed to evaluate effectiveness of control. Discuss the matters auditor में consider। तो देखो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप एक बार डिफाइन कर देना टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसके बाद कौन से फैक्टर्स को देख के एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल आता है। तो एक तो था फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल विद इन द एंटिटी देखेंगे, एक फैक्टर था लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई ऑन द कंट्रोल, एक फैक्टर था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन। डिविएशन का मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल से नॉन कंप्लायंस होना। एक फैक्टर था रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, और एक फैक्टर था आपने जो अदर कंट्रोल्स चेक किए उनसे आपको क्या एविडेंस मिले, एविडेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स रिलेटेड टू द असर्शन। इन फैक्टर्स को देखकर एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिसाइड होता है। क्या इस क्वेश्चन में कोई कंक्लूजन है ही नहीं, क्वेश्चन ने कोई कंक्लूजन पूछा ही नहीं है। बोले डिटरमाइन द मैटर्स ऑडिटर में कंसिडर इन डिटरमाइनिंग एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये 5 ही पॉइंट मैंने नोट्स में लिखा रखे हैं, पांचों लिखा ही है, खत्म। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ भैया, ये पीछे कंटिन्यू में जा रहा है। अब अगेन जो चीज सिखा रहा हूं वही करा रहा हूं। पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिर देखेंगे आगे की कहानी। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस मैसेस केपीएम एंड कंपनी हाउ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग, अब सोचिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाउ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री में बी ऑब्टेन्ड। मेरे हिसाब से ऐसे 501 का क्वेश्चन हो गया। ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सेलेक्टेड आइटम्स। अब इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करने की बातें हो रही हैं, तो वो क्या बोलता था, आप अटेंडेंस कर लो एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, यही बोलता था क्या? बोले ऑडिटर जाए और फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड कर ले। अटेंड करके मैंने आपको 4 वर्ड बोले थे याद करने, इवेलुएट, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, इंस्पेक्ट और परफॉर्म। क्या इवेलुएट करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, क्या इंस्पेक्ट करना है और क्या परफॉर्म करना है। इवेलुएट करने हैं मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स, ऑब्जर्व करना है अपने को होते हुए देखना है मैनेजमेंट्स काउंट प्रोसीजर, इंस्पेक्ट करनी है इन्वेंट्री एंड परफॉर्म करने हैं टेस्ट काउंट्स। उसके बाद एक पॉइंट और था, कंपेयर करनी है जो क्वांटिटी फिजिकल काउंट में आई उसको उस क्वांटिटी से जो कंपनी के रिकॉर्ड्स में है, और डिस्क्रिपेंसी मिलेगी तो इन्वेस्टिगेट करना है। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, हाउ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री में बी ऑब्टेन्ड। सेकंड पार्ट है, हाउ इज एन ऑडिटर सपोज टू डील व्हेन अटेंडेंस ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकेबल। कोई बताएगा? इन्वेंट्री काउंटिंग को अटेंड करना इम्प्रैक्टिकेबल होता है तो क्या करते थे? Alternative sufficient appropriate evidence इन्होंने लेते थे। बोला था सबसे पहले तो आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाओ, क्या लेने के लिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस। और इन्होंने बोला था अगर आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर नहीं लगा पा रहे हो तो आपको इशू करनी पड़ेगी या तो क्वालिफाइड रिपोर्ट या डिस्क्लेमर रिपोर्ट, डिपेंडिंग अपॉन
कि मैटर मटेरियल एंड परवेजिव है या मटेरियल बट नॉट परवेजिव है। लेकिन इसमें एक बात पूरी एक्सप्लेन करके आना जो मैंने अच्छे से कराई है, जनरल इनकन्वीनियंस का बहाना बना के ऑडिटर ये बोल के कि अरे यार मुझे तो दिक्कत होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिफ़िकल्टी ऑफ टाइम एंड कॉस्ट का बहाना बनाकर आप अटेंडेंस फिजिकल काउंट का मना नहीं कर सकते। ठीक है, आप अटेंडेंस फिजिकल काउंट का मना नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल भी लिखाना, मैंने बताया था डेंजरस सिचुएशन है जहाँ पे थ्रेट टू सेफ्टी ऑफ ऑडिटर है, तो वहां पर आप मना कर सकते हो इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करने से। बोलो क्लियर है क्या? बोलो भाई। यस सर। एक बार क्वेश्चन पढ़ा दूं, दिल नहीं मानता, दिल नादान है नहीं मानता, क्या करूं बताओ। बोल लिमिटेड सप्लाईज नेवी इन यूनिफॉर्म्स अक्रॉस द कंट्री। नेवी जहाज शिप कंपनी हैज 5 वेयर हाउसेज एट डिफरेंट लोकेशन थ्रू आउट इंडिया। 4 वेयर हाउस बॉर्डर पे हैं, जाओ गोली खा के मर जाओ। सेफ्टी को रिस्क हो गया नहीं हो गया भाई बताओ? बॉर्डर पे वेयर हाउस पे जाऊंगा तो द मेजर स्टॉक्स आर जनरली सप्लाइड फ्रॉम द बॉर्डर। बोर्ड लिमिटेड अपॉइंटेड केपीएन कंपनी टू कंडक्ट इट ऑडिट। पी पार्टनर attended all physical counting throughout the India but could not attend the same at border due to unavoidable reason। बॉर्डर पे नहीं जा पाया, अच्छा किया नहीं जा पाया। अभी तो पाकिस्तान वाले देसी दे दमादम गोलियां चला रहे हैं, गोली खा के आता बेचारा, क्या फायदा है। तो एक लाइन अगर चाहो तो कंक्लूजन की लिख सकते हो, एक लाइन अगर चाहो तो लिख सकते हो, मैसर्स केपीएम एंड कंपनी जो कि ऑडिटर्स हैं, ऑडिटर्स है कि नहीं है केपीएन कंपनी, बोले मैसर्स केपीएन कंपनी आर करेक्ट इन नॉट अटेंडिंग फिजिकल काउंट एट बॉर्डर but they must apply but they must apply alternate procedures। बोलो, आया नहीं आया आंसर समझ में? बोलो Yes, sir. स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया, प्यारा सवाल नहीं था बिल्कुल भी, कोई सवाल प्यारा नहीं है, ऑडिट लर्न होनी चाहिए। हाँ ये सवाल लेकिन प्यारा है, ये प्यारा है क्योंकि इसमें कई बार बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते। अच्छा याद है हमने पढ़ा था ऑडिटर को बहुत सारे अजर्शंस चेक करने होते हैं, अजर्शन चेक करने होते हैं। अब अजर्शन इसमें ये पूछ रहा है कि ये 5 चीजें ऑडिटर चेक कर रहा है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, बताओ कौन से पॉइंट में कौन सा अजर्शन चेक हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि बताओ कौन से पॉइंट में कौन सा अजर्शन चेक हुआ है। पढ़ो, सीए रिमी इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एएसटी प्राइवेट लिमिटेड। During the audit, she decided to use various audit procedure to gather sufficient and appropriate audit evidence such as। अच्छा अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अजर्शन का नहीं है। अजर्शन का भी एक क्वेश्चन है आगे, ये ऑडिट प्रोसीजर्स की बात कर रहा है। ठीक है देखते हैं। While verifying fixed assets, she examined factory equipment and verified the presence of each item. To verify company's account receivable, she directly sends balances confirmation to some of the customer। CA Rimi examined purchase invoices, contracts and authorization record to assess validity of payments and approval process। She independently performs the bank reconciliation। और last, she checked accuracy of depreciation calculation made by the client। Identify and explain type of ऑडिट प्रोसीजर पूछ रहा है भाई, कौन सा लगाया? परफॉर्म बाय सीए इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट ऐसे। अब यहां पर रेलेवेंट ऐसे लगेगा 500। ऐसे 500 में जाके देखो, पहले तो मैं आंसर बाद में डिस्कस करूंगा। ऑडिट करने के प्रोसीजर क्या क्या थे, एक इंस्पेक्शन था, एक ऑब्जर्वेशन था, रीपरफॉर्मेंस था, रिकम्प्यूटेशन था, इंक्वायरी था,
एक्सटर्नल कंफर्मेशन था और एनालिटिकल प्रोसीजर्स थे। बस मुझे देखकर बता दो इतने ही प्रोसीजर थे या कोई और भी था? बोलो। हाँ सर। यही थे। अब आपको हर पॉइंट को रीड करके मुझे बताना है कौन सा प्रोसीजर लगेगा। इसका आंसर कैसे करोगे? प्रोसीजर लिख दो हर पॉइंट के साथ, और उसको 2 लाइन में डिफाइन कर दो बस, क्योंकि हर पार्ट 1 नंबर का आना है पेपर में। तो ये सवाल 5 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। वाइल वेरीफाइंग द फिक्स असेट शी एग्जामिन फैक्ट्री इक्विपमेंट। सर यहाँ पे इंस्पेक्शन लगा है, याद है इंस्पेक्शन में 2 चीजें आती थी। एक तो आता था एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट, और एक आता था फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट। तो क्योंकि यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट हो रहा है तो आप बोलोगे इंस्पेक्शन हुआ है। अगला, टू वेरीफाई कंपनीज अकाउंट रिसीवेबल। टू वेरीफाई कंपनीज अकाउंट रिसीवेबल शी डायरेक्टली सेंड्स वो डायरेक्टली सेंड कर रही है क्या? बैलेंस कंफर्मेशन टू सम डायरेक्ट कस्टमर, डायरेक्ट ही हो गया ये तो। एक्सटर्नल External. कंफर्मेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। एंड डिफाइन इट इन 1 लाइन, प्लीज 2-3 लाइनों में जरूर डिफाइन कीजिए। सीए रिमी एग्जामिन परचेज इनवॉइस। मुझे बताओ, परचेज इनवॉइस चेक कर रही है मतलब डॉक्यूमेंट चेक कर रही है, मेरे हिसाब से वापस इंस्पेक्शन आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स इज पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन। शी इंडिपेंडेंटली परफॉर्म बैंक रिकंसिलिएशन दैट वाज ओरिजिनली कैरिड आउट बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट। कोई बता सकता है यहाँ पर क्या हुआ है? Re-performance. रीपरफॉर्मेंस। तुम्हें मैंने नोट्स में रीपरफॉर्मेंस का यही एग्जांपल लिखा रखा है क्या? बैंक Yes, रिकंसिलिएशन sir. देखना बिल्कुल। लास्ट, शी चेक्ड एक्यूरेसी ऑफ डेप्रिसिएशन। बताओ क्या हुआ होगा? Recalculation. Recalculation. रिकम्प्यूटेशन। रिकैलकुलेशन मत बोलो, नाम मत बदलो भैया, मजे मत लो। रिकम्प्यूटेशन, रिकम्प्यूटेशन में भी मैंने डेप्रिसिएशन का ही एग्जांपल लिखा रखा होगा, अगर आप जाके चेक करोगे। डन है? ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन अजर्शन का है। अगला वाला क्वेश्चन अजर्शन का है। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द assertions that auditor will check by performing following audit procedures. अब assertions चैप्टर 4 में मैंने आपको पढ़ाए हैं, और अगर आप चैप्टर 5 की शीट देखोगे तो वो सेम assertion मैंने चैप्टर 5 की शुरुआत में दे रखे हैं। assertion कौन से चेक हो रहे हैं किसके केस में? करने के 2 तरीके हैं, या तो इसमें जो आइटम्स हैं उन सब की मैंने आपको ऑडिट पढ़ा रखी है चैप्टर 5 में, तो ऑडिट assertion वाइज पढ़ी हमने, आप सब जानते हैं। तो या तो वहां से जाके रट्टाफाई करें कि अच्छा ये पॉइंट सर ने वहां लिखा रखा है, या दूसरा तरीका क्या है, दिमाग लगा लें। अब देखो, दिमाग लगाओगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा इजीली होगा, लिटरली बोल रहा हूं, करो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द पीरियड रिलेट्स टू करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। बोल रहा है जो हमने बुक्स में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉर्ड किए हैं वो करंट ईयर के ही हैं। तो सही है ना, करंट ईयर के ही तो रिकॉर्ड करोगे। जिस साल का डेटा है उसी साल तो रिकॉर्ड होता है। कोई बताएगा यहाँ कौन सा assertion लग रहा होगा शायद? Cut off. एब्सोल्युटली करेक्ट, खुद से क्लिक हुआ। सिर्फ कट ऑफ लिखने से मार्क्स मिलेंगे क्या, बताओ? नहीं, डिफाइन करना पड़ेगा कट ऑफ को 1 लाइन में। डेफिनेशन चैप्टर 4 में भी लिखी हुई है, सेम डेफिनेशन चैप्टर 5 में भी लिखी हुई है। कट ऑफ मीन्स ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। नेक्स्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सनल हैव बीन फुल्ली अकाउंटेड फॉर। बोले सबके रिकॉर्ड हो गए, किसी के नहीं छोड़े। बताओ कौन सा assertion होगा, माथा लगाओ। कंप्लीटनेस, ऑल ट्रांजैक्शन दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड। कर लोगे क्या? बोलो, समझ में आया कंप्लीटनेस क्यों लगा? ऐसा मत समझो तुक्के में कुछ भी कर रहे हैं, सब लॉजिकल है। Any inventory held by entity on behalf of another entity has not been recognized as part of inventory of entity। हमारे पास किसी और की इन्वेंट्री पड़ी है इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं करी। बिल्कुल ठीक किया। कोई अजर्शन बता सकता है कौन सा लग रहा है? Existence. नहीं, एग्जिस्टेंस तो ये होता है कि चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। Rights and obligations. राइट एंड ऑब्लिगेशन, क्यों?
राइट्स में क्या देखा जाता है कि आप असेट के ओनर हो, जिस असेट के आप ओनर नहीं है वो आपकी बुक्स में नहीं आ सकता। एंटिटी शुड हैव राइट ओवर द असेट एंड लाइबिलिटी शुड बी द ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी। जब हमारी इन्वेंट्री नहीं है, अनदर एंटिटी की इन्वेंट्री है, तो हमारी बुक्स में नहीं आ सकती क्योंकि हम उस इन्वेंट्री के ओनर नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूरी शीट का सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे हिसाब से यही है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट लास्ट पॉइंट है। अब यार ये बताना प्लीज यार, प्लीज यार बताना, रिकॉर्डेड सेल्स, सेल की बात हो रही है तो पहली चीज समझो ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है। तो ट्रांजैक्शन वाले असर्शन लगाना, रिप्रेजेंट गुड्स विच वर ऑर्डर्ड बाय अ वैलिड कस्टमर एंड वर डिस्पैच्ड एंड इनवॉइस्ड इन द पीरियड। मतलब एक्चुअल में एक कस्टमर था जिसको एक्चुअल में माल बेचा था, सब कुछ सही था, जेन्युइन था। बताओ कौन सा असर्शन लगा? नहीं क्लिक हो रहा। ट्रांजैक्शंस का पहला पहला असर्शन लगेगा अकरेंस। अकरेंस में देखो डेफिनेशन क्या है, ट्रांजैक्शंस रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड हैव अकर्ड, अकर हुए हों। अब बाकी कोई असर्शन नहीं लग सकता, कट ऑफ की बात नहीं हो रही। अगर बोलता सही अमाउंट से रिकॉर्ड हुआ है तो मैं यहाँ पर एक्यूरेसी लगा देता, पर अमाउंट की भी कहीं बात नहीं हो रही कि अमाउंट सही है गलत है, अमाउंट की बात करता तो मैं एक्यूरेसी लगा देता। कंप्लीटनेस की बात हो नहीं रही, ऐसा थोड़ी बोल रहा है सारी सेल रिकॉर्ड हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है असर्शन कौन सा लगेगा, अकरेंस। क्लियर हुआ बच्चों? जल्दी बताओ, या नहीं क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? बताओगे नहीं तो काम नहीं चलेगा ना सर का। सर तो आप ही के लिए करा रहे हैं सवाल, अपने लिए थोड़ी करा रहे हैं, बताओ। चलो आगे आओ फिर। अच्छा अब मुझे बताओ, क्वेश्चन तो मैं पूरा एक बार देख नहीं रहा। डिस्कस दोज फैक्टर्स ऑन बेसिस ऑफ विच फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स। अगर मेरे पास ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन होता, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से फैक्टर्स पे डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सटेंट डिपेंड करता है, तो सवाल तो ऐसे सही। 230 का है। कोई बता सकता है डायरेक्टली देख के बिना ये सवाल पढ़े कि कौन से फैक्टर्स पे फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट डिपेंड करता है? बोलो। Size and complexity of वेरी the गुड, बस बाकी मैं entity. बता दूंगा। मिल रहा है डायरेक्ट, सवाल का आंसर नहीं मिल रहा है मेरे नोट्स में, डायरेक्ट ये हेडिंग मिलेगी आपको। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी देखनी है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड देखना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ, Audit evidence. वेरी गुड, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड देखना है। अच्छा, एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड क्या क्या हुए ये देखने हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड देखने हैं। अच्छा, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज देखना है कि ऑडिट करने के लिए हमने मेथड्स एंड टूल्स क्या यूज किए हैं। इन फैक्टर्स के बेसिस पर फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिसाइड होता है। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। सीए शिल्पी एंगेजमेंट पार्टनर एट एमएन एसोसिएट is assigned the audit of following two companies. Z Limited, a small family-run business with straightforward operation, minimal internal control, low transaction volume. टेड लिमिटेड, a large multinational corporation, तो ऑब्वियस सी बात है इसका साइज छोटा है, यहाँ कम डॉक्यूमेंट बनेंगे। इसका साइज बड़ा है, यहाँ ज्यादा डॉक्यूमेंट बनेंगे। यहाँ लेस बनेंगे, यहाँ मोर बनेंगे। During the audit planning stage, CA Shilpi highlights that form, content, and extent of audit documentation must be considered for each client. Discuss those factor। ये सवाल था, बताइए आया नहीं आया सवाल? कोई डाउट? बोलो भाई। No, sir. बहुत बढ़िया, आगे देखो। सर अब ये वाला सवाल बिना पढ़े नहीं होगा, मेरे को पहले से पता है, इसलिए मैं पहले इस पूरे सवाल को पढ़ूंगा। मैंने आपको बोला हमेशा ऐसा नहीं होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक बार के लिए अगर आप लास्ट 2-3 लाइंस पढ़ लोगे तो आपको क्लैरिटी तो आ जाती है कि आंसर क्या लिखना है। लेकिन कई सवाल ऐसे रहते हैं बच्चों जिनमें जब तक आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे आप कंक्लूजन नहीं लिख सकते। देखो मैं हिंट आपको पहले ही दे देता हूं, ये क्वेश्चन ऐसे 560 का है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने आपको अगेन गाइडेंस दी है ऑडिट में क्वेश्चन कैसे करने हैं प्रॉपरली। कई आप लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट करी थी, कई मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर कंफ्यूजन हो रहा है ऑडिट में क्वेश्चन कैसे करें, तो मैंने अलग से आपको एक क्लास रिकॉर्ड कर कर उस पर दी थी।
तो मुझे एक बात बताओ, मैंने वहां पे क्या बोला है कि स्टैंडर्ड के नेम एंड नंबर लिखने होते हैं या नहीं लिखने होते हैं? लिखने होते लिखने हैं। होते हैं। तो देखो, बाय चांस किसी क्वेश्चन में नहीं याद आ रहा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। नंबर याद आए नंबर लिख दो, नहीं याद आए कोई बात नहीं, बट कोशिश करो कि जहां लिख पा रहे हो वहां लिखो, हैबिट बनाओ लिखने की। नहीं याद आएगा नहीं याद आएगा, ठीक है, कोई उसके पीछे रोना धोना नहीं मचाना है। आइए। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ क्रिस लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 25, ऑडिटर CAZ वॉज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑन 30 मई। तो देखिए, बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 25, और ऑडिट रिपोर्ट उनको 30 मई को बनानी है, मतलब डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हो गई 30 मई 25। अब इसके बीच में कोई इवेंट होगा तो सब्सिक्वेंट इवेंट है, और इसके बाद अगर कोई फैक्ट पता चलेगा तो फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आएगा। पर ये क्वेश्चन उसका है नहीं, क्वेश्चन कुछ अलग टॉपिक का है। डायरेक्टली मैंने ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसे तो, बस पढ़ो आगे। एंगेजमेंट पार्टनर एम्फेसाइज दैट CAZ shall perform audit procedure to design to obtain sufficient appropriate evidence that all events occurring between date of financial statement and date of audit report require adjustment or disclosure in financial statement have been identified। यहां पर आकर मुझे क्लियर हो गया, पता है कि मुझे आंसर क्या लिखना है। मुझे वो प्रोसीजर्स बनाने हैं, बताने हैं, जिन प्रोसीजर्स को अप्लाई करके आप इन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करोगे। याद है क्या क्या प्रोसीजर्स थे? पूछ रहा है, देखो, व्हाट ऑडिट प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 560 शुड द ऑडिटर जेड परफॉर्म बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट टू आइडेंटिफाई इवेंट्स। बताओ भैया कौन से प्रोसीजर अप्लाई होते थे? पहला था, मैनेजमेंट ने जो प्रोसीजर्स लगाए हैं सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग लीजिए। दूसरा था, मैनेजमेंट और TCWG से इंक्वायरी कीजिए। तीसरा था, मिनट्स रीड कीजिए ऑफ मीटिंग्स ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG जो आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुई है, और रीड कीजिए लेटेस्ट इंटरिम सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद आया? मिला या आंसर नोट्स में? नहीं मिला फटाफट बोलिए। मिल मैंने गया इसका सर। कितना सुंदर चार्ट बनाया हुआ है, बताओ। चार्ट से डायरेक्ट आंसर हो रहा था नहीं हो रहा था मुझे बताओ। ठीक है, यस चार्ट सर। देख लो यार, जहां चार्ट बनाया है मैंने, कितने सारे चार्ट बनाए ऑडिट में, जितने टिपिकल स्टैंडर्ड हैं। ज्यादा बुक से माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, लर्न होता है बढ़िया है, नहीं तो चार्ट से करो। जय सिया राम। आगे बढ़ो। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, इजी सा है। ऑडिटर डज नॉट ऑलवेज इशू अनमॉडिफाइड ओपिनियन, सही बात है। इन केस वेयर देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट और लिमिटेशन इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। बोले जहां या तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहे, मॉडिफाइड ओपिनियन देना है। डिस्कस टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, एक्सप्लेन हाउ दीज ओपिनियन डिफर। डिफर मतलब देखो ऐसे नहीं है डिफरेंस करना है, बस आपको तीनों ओपिनियन समझा देने हैं कि कब क्वालिफाइड। देखो, मॉडिफाइड ओपिनियन के तीन टाइप हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। इसका एक चार्ट बना हुआ है। सोचो, ये मैंने आपको चार्ट चैप्टर 1 में बनवा दिया था, जबकि ये टॉपिक चैप्टर नंबर 8 का है ऑडिट रिपोर्ट का। वहां तक तो सोचना भी नहीं है, बेसिक्स में ही पूरा एक्सप्लेन कराया हुआ है। जस्ट ड्रॉ दैट चार्ट, एंटायर क्वेश्चन विल बी डन बाय दैट। कर लोगे? यस सर। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन की वेटेज को देखते हुए परवेजिव वर्ड को जरूर डिफाइन कर देना। परवेजिव वर्ड की डेफिनेशन हमने ऐसे 705 में पढ़ी है, चैप्टर नंबर 8 में। कर सकते हो? यस सर। बिल्कुल सर, कर सकते हैं। सर इसमें भी वैसे भी बताना है कि रिपोर्टिंग किस तरीके से हो रही है, मतलब ना रिप्रेजेंटेशन ना फ्रेमवर्क ना अपना। ना भाई ना, बिल्कुल नहीं। सिर्फ डेफिनेशन लिख दीजिए तीनों की, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर की, और बस, और कुछ नहीं लिखना। बोले मटेरियल परवेजिव है और मिसस्टेटमेंट है एडवर्स, मटेरियल है परवेजिव नहीं है डिस्क्लेमर, सॉरी मटेरियल है परवेजिव नहीं है क्वालिफाइड, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिले पॉसिबल इफेक्ट, मटेरियल है परवेजिव नहीं है क्वालिफाइड, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिले मटेरियल भी है परवेजिव भी है पॉसिबल इफेक्ट, तो डिस्क्लेमर।
डिस्क्लेमर में एक लाइन जरूर लिख देना कि यहाँ पर ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता है। तो जो इनकी प्रॉपर प्रॉपर डेफिनेशंस मैंने लिखाई हैं वो लिखनी है आपको मेनली, समझ गए बेटा? यस सर। अननेसेसरी मत लिखिए फालतू चीजें पेपर में, कोई सेंस नहीं है। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो। पार्टनरशिप ऑडिट पढ़ाई है मैंने, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज में, एक बार निकाल लो अपने नोट्स में, समरी शीट में निकाल लेना। समरी शीट दे रखी है मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 की, समरी शीट निकाल लेना। मैं उसके बाद ही क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पहले नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको याद अगर बाय चांस पार्टनरशिप की ऑडिट नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलिए निकाला है आपने तो मैं कराऊं क्वेश्चन? पॉइंट्स मैं याद दिला दूंगा, वो आई नो, बट स्टिल एक बार आप वो निकाल के करोगे तो मुझे कराने में और आपको करने में आसानी होगी। यू आर अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ मैसर शाइन एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म। ड्यूरिंग योर रिव्यू यू ऑब्जर्व दैट ऑडिट अपॉइंटमेंट वाज इनफॉर्मल एंड नॉट डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्ली। गलत है ये तो। सब पार्टनरशिप ऑडिट का पहला पहला पॉइंट क्या है, कोई रीड करेगा मेरे लिए एक बार? प्लीज करना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रीड करना। मुझे अच्छा लगेगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो और आपको चीज समझ में आ रही है। पहला पहला पॉइंट से पार्टनरशिप ऑडिट का क्या है बताओ? मैटर्स जो हमें चेक करने होते हैं पार्टनरशिप ऑडिट में, समरी शीट में फर्स्ट पॉइंट क्या है बताओ? नेम एंड स्टाइल नहीं अंडर नहीं विच नहीं 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 नहीं, मैटर्स जो स्पेशल पॉइंट्स है उसका पहला पॉइंट। confirming that letter of appointment हाँ पढ़ो पूरा। assigned by partners clearly state nature and scope of audit. करेक्ट, कंफर्मिंग दैट लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट साइंड बाय पार्टनर क्लियरली स्टेट्स नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अब वो बोल रहा है ऑडिट अपॉइंटमेंट इनफॉर्मल था, मतलब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं मिला। गलत है, ये मिलना चाहिए था और उसमें ऑडिट का नेचर एंड स्कोप लिखा होना चाहिए था। अभी मैं पूरा क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। पहला पॉइंट आई होप समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट, पार्टनरशिप फर्म स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस एक्टिविटी विच इज नॉट कवर्ड इन द पार्टनरशिप डीड। मुझे देखकर बताना सेकंड या थर्ड पॉइंट होगा कि ऑडिटर की ये ड्यूटी होती है ये चेक करना कि जो बिजनेस पार्टनरशिप डीड में लिखा है वही फर्म कैरी आउट कर रही है। बताओगे कौन से पॉइंट में लिखा है ये? थर्ड पॉइंट में पढ़ के बताओ थर्ड पॉइंट। verifying that business in which partnership is engaged is authorized by partnership agreement. तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया, फर्म ऐसा बिजनेस कर रही है जो पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज नहीं है। मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस वर मेड विदाउट प्रॉपर रिकॉर्ड्स। मुझे बताओ कोई इस तरह का पॉइंट मैंने लिखा रखा है क्या? एग्जामिनिंग वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड बाय द फर्म, बुक्स आर रीजनेबल एंड एडिक्वेट, है क्या इस तरह का कोई पॉइंट? Yes sir. कौन से नंबर का है? Fifth, पढ़ो फिफ्थ पॉइंट। examine that proper and adequate books of accounts have been यस, maintained by नहीं partnership बने firm or not. प्रॉपर बुक्स, तो तीन चीजों का कॉन्ट्रावेंशन हो गया। इतना तो क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है। ये तो मैंने तुम्हें एनालाइज करा दिया क्वेश्चन की, चलो यार एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि है, मुझे लगा डेप्थ में करा देता हूँ। एज एन ऑडिटर ब्रीफली एक्सप्लेन द मैटर दैट ऑडिटर शुड स्पेशली कंसिडर while auditing the accounts of firm। टोटल कितने पॉइंट है? 6 है क्या बताओ? Yes sir. 6 के 6 लिखाना। उसके अलावा थोड़ा बहुत पार्टनरशिप ऑडिट में पार्टनर्स का अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे होता है एक्सप्लेन कर देना, मार्क्स आ जाएंगे। ये क्वेश्चन का क्या है, वेटेज अच्छा आएगा पेपर में, 5-6 नंबर का सवाल आएगा ये। कर लोगे? Yes sir. इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आप ये क्वेश्चन का लास्ट 2-3 लाइनें पढ़ के भी कर लेते तो हो जाता, बट स्टिल मैं चाहता था उसको वैसे कराना, इसलिए मैंने कराया। अच्छा अब मुझे बताओ एनपीए के क्लासिफिकेशन में अगर एग्रीकल्चर एडवांसेस होते हैं तो एनपीए में कब क्लासिफाई होते हैं? शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर एडवांस है तो एनपीए में शॉर्ट टर्म क्रॉप्स के लिए है। तो एनपीए में क्लासिफाई कब होगा? जब 2 क्रॉप सीजन्स तक पेमेंट नहीं हुआ। और अगर लॉन्ग टर्म क्रॉप है तो एनपीए में क्लासिफाई तब होता है जब 1 क्रॉप सीजन तक पेमेंट नहीं हुआ। याद आ रहा है क्या? Yes sir. अच्छा अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और प्रोविजन, अगर किसी लोन पर चार्ट बना रखे हैं इन सबके मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है तो क्या करना होता था? NPA अगर considered सेंट्रल company. गवर्नमेंट, नहीं नहीं हड़बड़ा मत लाला,
सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है तो एनपीए में क्लासिफाई नहीं करेंगे प्रोविजन बनाते वक्त, लेकिन इनकम इनकम रिकॉग्नाइज करने रिकॉग्निशन। में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, एनपीए माना जाएगा। और यस अगर सर। स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है तो कोई एग्जेम्पशन ही नहीं था, ना एनपीए क्लासिफिकेशन में और ना इनकम इनकम। रिकॉग्निशन। याद आ गया? यस सर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रॉपर कंक्लूजन लिखकर आना पड़ेगा। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स का है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी का है। दोनों के प्रॉपर कंक्लूजन लिखने पड़ेंगे। प्रोविजन मैंने बता दिया क्या है और कंक्लूजन लिख दीजिए। क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे हिसाब से इट्स अ गुड क्वेश्चन। Messrs. JKL and Associate Chartered Accountants are the statutory auditors of Messrs. IBL Bank Limited for financial year 24-25. During the audit, they observed the following items included under interest income in the financial statements of the bank. An amount of rupees 5 lakh relating to short-term crop where installment was overdue for one crop season. बैंक ने ये 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट इंक्लूड करा हुआ है, ध्यान रखना, अपनी इंटरेस्ट इनकम में यानी अपनी पीएनएल में। और एक बोल रहा है, अब देखो पहले इसको कर लेते हैं अच्छा सॉल्व। आप बोलोगे बैंक की अप्रोच करेक्ट है कंक्लूजन में, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म क्रॉप है और वन क्रॉप सीजन तक ही ड्यू है, इसलिए नॉट एनपीए। क्योंकि एनपीए नहीं है तो ये पीए है। अब पीए में इनकम रिकॉग्नाइज कैसे होती है? अक्रूवल बेसिस पे। तो बैंक ने अगर अक्रूवल बेसिस पे बुक करा है तो सही करा है। कंक्लूजन कैसे लिखोगे? दिस इज अ लोन फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप, hence it will not be classified as NPA because it has been overdue only for one crop season. Hence, income should be recognized on accrual basis. Therefore, amount of rupees 5 lakh can be recognized. आगे बढ़ो, ये तो रिकॉग्नाइज हो जाएगा, सही है। आगे क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ 7 लाख relating to advance guaranteed equally by government of India एंड गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। इक्वल गारंटी है, 50% को मानेंगे। इक्वल गारंटी है, इक्वल गारंटी है, पहले तो ये समझो, इक्वल गारंटी है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की इक्वल गारंटी है, समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब गारंटी इक्वल है, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा। गारंटी इक्वल है, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, यानी 3.5 लाख रुपए पे, उसको एनपीए मत मानना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड लोन्स को एनपीए नहीं मानते हैं। फॉर प्रोविजनिंग एनपीए मत मानना। जिसपे तमिलनाडु यानी स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है, बचे हुए 3.5 लाख को एनपीए मानना। स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवर ड्यू है 6 मंथ से, यानी 90 डेज से ज्यादा। 90 डेज से ज्यादा होते ही तो एनपीए हो जाता है, जानते हो? यस सर। अच्छा, अब पूछा क्या है, हमने एनालाइज तो कर लिया, पूछा क्या है। From the above fact and detail, what should be the correct treatment of interest incomes in bank financial statement? अब सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लोन एनपीए नहीं माना जाएगा प्रोविजनिंग के लिए। इनकम रिकॉग्निशन के लिए तो एनपीए माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? एनपीए माना जाएगा। इनकम रिकॉग्निशन के लिए एनपीए माना जाएगा। तो स्टेट द अमाउंट दैट कैन बी रिकॉग्नाइज एज इंटरेस्ट इनकम विद एप्रोप्रिएट रीजनिंग। तो भैया ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट इनकम है वो तो पूरी की पूरी, जो इंटरेस्ट इनकम है कौन से लोन पर? एग्रीकल्चर लोन पर। वो आप रिकॉर्ड कर लेना ड्यू बेसिस पे, क्योंकि लोन एनपीए नहीं हुआ है। ये वाली तो रिकॉर्ड हो जाएगी। और जो भी इंटरेस्ट इनकम इस लोन पे आएगी नहीं रिकॉर्ड होगी, नॉट रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड इसलिए नहीं होगी क्योंकि इनकम रिकॉग्निशन पर्पज में ये नहीं देखते कि सीजी या एसजी की गारंटी है, उसे एनपीए मानना पड़ेगा इनकम रिकॉग्नाइज करते वक्त, ठीक है। ऑल्सो डिटरमाइन अमाउंट टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए।
तो ये वाला तो एनपीए नहीं है, हमने पहले ही बोल दिया। ये वाला 50% एनपीए माना जाएगा, 50% नहीं माना जाएगा। कर लोगे सवाल? बोलो। यस सर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एकदम लड्डू क्वेश्चन है। मैं तो सवाल नहीं पढ़ूंगा, मैं तो लास्ट लाइन पढ़ूंगा। भाई हमारा पूछ क्या रहा है? पहले मैं लास्ट का पॉइंट पढ़ूंगा। एग्जामिन वेदर द व्यू पॉइंट ऑफ सीए रोहित इज अप्रोप्रिएट इन अकॉर्डेंस विद रेलिवेंट स्टैंडर्ड। बताइए, क्या मैं लास्ट लाइन पढ़ के सवाल कर सकता हूं? नहीं कर सकता, नहीं सर। क्योंकि मुझे रोहित का व्यू पॉइंट ही नहीं पता, पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं ये रोहित जी? सीए रोहित is conducting audit of Taste Limited, a food production company, for last 2 years. Before commencing the audit for the year, he observed that company has undergone major shift in product line. अच्छा, by expanding into two new pharmaceutical. अच्छा, एक पॉइंट दिलाता हूँ याद। रिकरिंग ऑडिट। हाँ, वेरी गुड। अगर रिकरिंग ऑडिट होती है, रिकरिंग तो है ही, 2 साल से हम ऑडिट कर रहे हैं, रिकरिंग है कि नहीं है पहले बताओ। यस सर। रिकरिंग ऑडिट में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज या रिकम्युनिकेट नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, जिसमें से एक फैक्टर था, अगर आप देखोगे जाके नोट्स में, सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस होता है। तो फिर आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज भी करने पड़ेंगे। अगर सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस होता है, तो आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज भी करने पड़ेंगे और रिकम्युनिकेट भी करने पड़ेंगे। क्वेश्चन तो ऐसे 210 का होने वाला है ये। बिसाइड दिस कंपनी इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो एक और प्रोविजन लग गया, चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, मजा आ गया। तो दीज डेवलपमेंट वर नॉट प्रेजेंट जब ऑडिट ली, बाद में हुए होंगे मतलब, at the time of audit engagement. CA Rohit is of the view that there is no need to issue new engagement letter. गलत है। तो कंक्लूजन यही बनेगा, व्यू पॉइंट ऑफ सीए रोहित इज नॉट अप्रोप्रिएट, न्यू एंगेजमेंट लेटर इज required to be issued because there is change in nature and size of business and there is significant change in legal or regulatory requirements. क्वेश्चन करने की अप्रोच पीएफसी रहेगी, ध्यान रखना। डन है? बताओ। तो सर इसमें सिर्फ 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं नहीं या नहीं सर नहीं नहीं बेटा, सारे के सारे? सारे करना, क्योंकि यार वो 2 पॉइंट में तो अच्छा। प्रोविजन कुछ बचा ही नहीं ना फिर लिखने को हमारे पास। अभी मान लो वही कैसे? 2 पॉइंट अपने आप में अच्छे सब्सटेंशियल होते, तो मैं सिर्फ वही 2 पॉइंट लिख देता। अभी तो 2 पॉइंट लिखने से काम नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से आपको पूरा माहौल बनाना चाहिए कि रिकरिंग ऑडिट्स के अंदर टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट को रिवाइज या रिकम्युनिकेट करने की वैसे तो नीड नहीं होती है, लेकिन रिवाइज या रिकम्युनिकेट करने पड़ सकते हैं। 1 सेकंड रुकना बच्चों। समझ में आ गया? सवाल नहीं आया बोलिए। बढ़िया। आई आरटीपी अच्छे से? चलिए भैया, आरटीपी करो, मैं जो बोल रहा हूँ करो, मेरी छोटी छोटी बातें मानो। और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज इन आरटीपीज को अच्छे से कर लो। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं, और कहीं क्वेश्चन करने के तरीके में प्रॉब्लम भी रहेगी कि अच्छा यार, तरीका अभी तक क्लियर नहीं था, तो अब क्लियर हो जाएगा। आरटीपी का मतलब ही यही है, लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए बनाए गए पेपर्स।